आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरें हैं जिस पर तफसील से हम बात करेंगे आज के इस दो टोक में, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ये जो फायरवॉल और इंटरनेट की जो बंदिश है पाकिस्तान में, और बहुत सारी शिकायत जो हमें मौसूल हो रही है कि इंटरनेट नहीं चल रहा और यूट्यूब के ऊपर देखना प्रोग्राम को मुश्किल हो गया, ताकि हम मिलकर इसको शिकस्त दे सकें। राय साहब, इस घुटन के इस माहौल में, सेंसरशिप के इस माहौल में बहुत कुछ सेंसर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इस माहौल के अंदर हुकूमत की ये कोशिश थी कि किसी तरह ऐसी तरामीम हम करवा दें जिससे उनकी हुकूमत बच सके। पहली खबर राय साहब जो इक़्तिदार की राहदारियों से आ रही है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत से मुतल्लिक है कि हुकूमत के लिए ये तरामीम क्यों जरूरी हैं, और अगर ये तरामीम ना हुई तो क्या खतरात हैं। इसका तफसील से जायजा लेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर जो अब नया टास्क दिया गया बिलावल जरदारी को, ये टास्क पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने दिया, किसने दिया, या वाकई ये जमहूरियत का जो दिन मनाने निकले थे, अब इसका क्रेडिट भी लेंगे, और किस किस्म की तरामीम का मुसवदा राय साहब इस वक्त तैयार हो रहा है, और फजल रहमान से जो इनकी मुलाकातें हुई बिलावल की, वो हमें क्या बता रही हैं। राय साहब, एक और भी इंतहाई अहम खबर है, और कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के साबिक और इमरान खान के एक इंतहाई अहम खिलाड़ी पहुंचे हैं फजल रहमान के पास, और उनके साथ एक और अहम शख्सियत भी थी जिसने 2 घंटे मौलाना को इन तरामीम के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी है। इसकी तफसील भी शामिल करेंगे राय साहब आज की इस नशिस्त में। और फिर इमरान खान का राय साहब पैगाम आया, और ये पैगाम पाकिस्तान के अंदर जलसे के हवाले से, लाहौर का जलसा हर सूरत होगा, और एक प्लान इस वक्त तहरीक इंसाफ का है। अली अमीन गंडापुर क्यों नंबर 1 चॉइस है इमरान खान की, और इस जलसे पर अली अमीन गंडापुर का क्या मौकिफ है, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम खबर है वो कहा ही जाता है कि हुकूमत के पास नंबर्स नहीं थे, और हुकूमत के ऊपर अब एक जो तलवार है वो लटक रही है, और अगर आईनी पैकेज ना लाया गया तो हुकूमत जो बंद बांध रही थी अपने आप को बचाने के लिए, शायद ये ऐसा नहीं होगा। सबसे अहम मामला इस वक्त जो जेर बहस है वो है पाकिस्तान के अंदर आईनी अदालत का, और हुकूमत ये समझती है कि अगर आईनी अदालत आ गई तो यकीनन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त प्ली ली जा रही है कि आईनी अदालत का बनाने का मकसद आम आदमी को रिलीफ देना है। राय साहब, पाकिस्तान में जो आईनी अदालत के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की खबरें मीडिया पर इस वक्त रिपोर्ट की जा रही हैं कि 85 मुल्कों के अंदर आईनी अदालतें मौजूद हैं, और ये आज की बात नहीं है, 2006 से जो हम चाहते थे, पीपल्स पार्टी का ये मौकिफ है कि आईनी अदालतों को बनाया जाए, लेकिन इसके पीछे जो आम आदमी की का सहारा लेकर ये आप बनाने जा रहे हैं, ऐसा लगता ये है राय साहब कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं इन्हें इस अदालत से कंट्रोल किया जाएगा। जब आपकी मर्जी के जजेस वहां बैठे होंगे, पहला चीफ जस्टिस अगर उस अदालत का वज़ीर आज़म लगाएगा और वहां पर अक्सरियत हुकूमत लगाएगी, तो फिर फैसले कैसे होंगे। कल को अगर फजल रहमान साहब इन्हें पसंद ना आए तो यकीनन उस अदालत से पाबंदी लगवाई जा सकती है। अगर कल को पीपल्स पार्टी तंग करेगी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, तो ऐन मुमकिन है कि एक बंदे को डरा धमका कर या फिर कुछ और करके उसकी फाइल बनाकर उसकी कराची यूनिवर्सिटी में या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं और राय साहब डिग्री को निकालकर चैलेंज करवा दिया जाए, तो फिर वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये तमाम चीजें इस वक्त राय साहब हो रही हैं, लेकिन आम आदमी का बहाना बनाया जा रहा है कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर कितनी आईनी दरखास्तें होती हैं जिसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं उन दरखास्तों के साथ जिनकी पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, 8, 10, 100, 200 हर वक्त आईनी दरखास्तें तो अदालत के अंदर नहीं जाती। तो ये तो एक तरह से पाकिस्तान के अंदर एक बर्डन भी होगा आपके नेशनल एक्सचेकर के ऊपर। तो किस तरह से इसे जस्टिफाई किया जाएगा और आम आदमी को घसीट के लाना, ये कितना दुरुस्त है साहब? देखिए हाशमी साहब, एक तो ये जो खबर छपी है द न्यूज़ में और जंग में, असल में इस खबर में ये तासुर दिया गया है
कि GHQ ने 15 दिन की डेडलाइन दे दी है इस कठपुतली हुकूमत को, और ये कहा है कि अगर 15 दिन के अंदर तुम ये आईनी तरमीम पास ना करवा सके तो इसके नताइज बड़े संगीन होंगे, और इन नताइज के मुताबिक शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत जो है इसको रुखसत भी किया जा सकता है। क्योंकि ये जो खबर है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है और नोज फॉर न्यूज़, इसके अंदर जो खबर छुपी हुई है उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि बड़े आप कह लें कि नपे तुले तरीके से इसमें इस्टेब्लिशमेंट का एक पैगाम जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को पहुंचाया गया। इस खबर में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो ये किए गए हैं कि एक सरकारी जरिए के मुताबिक इस आईनी तरमीम पर अब फजलुर रहमान को मनाना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन एक और जरिए का ये कहना है कि ये काम पूरा करने के लिए एक और ज़बरदस्त कोशिश की जाएगी। उसके बाद इसी खबर में एक और तरफ के जराए को कोट किया गया, यानी मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के जराए को कोट किया गया, और फिर ये कहा गया कि हुकूमत के पास इस हदफ के हसूल के सिवा, यानी आईनी तरमीम को मंजूर करने का जो हदफ है इसको हर सूरत में हासिल करना है, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, ताकि हुक्मरान जमात और शहबाज शरीफ की हुकूमत को भारी कीमत चुकाने से बचाया जा सके। अब इसका क्या मतलब है, ये हम अपने व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि शाइस्तगी के साथ जरा कॉमेंट करें कि इसके अंदर शायर क्या कह रहा है। अच्छा, खबर किसकी है? खबर है अंसार अब्बासी साहब की, और अंसार अब्बासी साहब के मुतल्लिक सबको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के जराए से हमेशा खबरें देते रहे हैं। तो इसके अंदर मैसेज ये है कि इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को ये मैसेज दे रही है कि भाईजान आप इतने नालायक हैं, इतने नकम्मे हैं कि आप एक आईनी तरमीम नहीं करवा सके। वो मुसद्दा जो कि हमने आपको तैयार करके दिया, क्योंकि ये तो इनके अपने वजीर कानून कह रहे हैं कि रात गए मुझे भी मुसद्दा मिल गया, आगे चल के इसी मुसद्दे के मुतल्लिक JUI ने क्या इंकशाफात किए हैं वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। लेकिन अब तो पूरी ये कठपुतली हुकूमत जो है उसके तमाम अरकान ये कह रहे हैं कि ये मुसद्दा जो है ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आया था, और जो जाती निजी ब्रीफिंग्स हैं उनमें खुलकर इजहार कर रहे हैं कि देखें ये हमारा कसूर नहीं है, ये तो रावलपिंडी से ये मुसद्दा आ गया और हमें ये कहा गया कि हमने हर सूरत में आईनी तरमीम के हक में वोट देना है। तो अब इस खबर में जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए कि इस हदफ के हसूल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, ताकि शहबाज शरीफ की हुकूमत को भारी कीमत चुकाने से बचाया जा सके। उसके बाद इसी खबर में नून लीग के एक मरकजी रहनुमा को कोट किया गया और यह कहा गया कि उन्होंने ये बताया कि इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि इस आईनी तरमीम के मामले को मुर्दा करार देकर छोड़ दें। हमारे पास ये तरमीम 15 दिन के अंदर मंजूर करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। 15 दिन के अंदर हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम मंजूर ना करवाएं। और अगर नून लीग के मरकजी रहनुमा ये कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि GHQ ने, एस्टैब्लिशमेंट ने उनको 15 दिन की मोहलत दी है। उसके बाद अंसार अब्बासी साहब ये भी लिखते हैं इस खबर में कि जराए का ख्याल है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का मुस्तकबिल इन तरामीम पर मुनसिर है। और जराए ने यह भी बताया कि हमें जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने की कोई फिक्र नहीं है। ये वो हुकूमती जराए को कोट कर रहे हैं कि हमें जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने की कोई फिक्र नहीं है, कुछ और मामलात हैं जो हमारे लिए बाइसे परेशानी है। तो इसका मतलब यह है कि ये हुकूमत कह रही है कि हमारे लिए कुछ और मामलात जो कि GHQ से जुड़े हुए हैं ये हमारे लिए परेशानी का बाइस है। लेट्स एक्सप्लोर दोज मामलात। जहां तक आईनी हुकूमत का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली इसके अंदर किसी भी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने की बात होगी। इसके अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जो बात कर रही है रासब, उसके ऊपर तो कंसेंसस पाया ही नहीं जाता कि मिलिट्री कोर्ट्स, अदरवाइज क्या कंसर्न हो सकता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का? देखें, एक तो जो एक वफाकी आईनी अदालत बनाने की बात की जा रही है और उसके बाद इसी तरह आर्टिकल 63 इसको अमेंड करने की बात की जा रही है, ये इस्टेब्लिशमेंट को तो इस सूरत हाल में सूट करता है कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ रिसेंटली उस तरह के फैसले नहीं लिए जा सके, जैसे कि PTI की 78 नशिस्तों के मुतल्लिक जिस तरह का फैसला इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन या ये कठपुतली हुकूमत चाहती थी, उस तरह का फैसला नहीं लिया जा सका।
अच्छा, अब ये 78 नशिस्तें पीटीआई को मिलने के बावजूद शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफियों ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को यह फैसला काबिल कबूल नहीं। तो एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक वफाकी आईनी अदालत हो। इस हुकूमत को पता है कि उसमें इनको वक्ती कोई सियासी फायदा मिल जाएगा, लेकिन इनको यह भी पता है कि मुस्तकबिल में, अगरचे इनका सियासी मुस्तकबिल अब है नहीं, लेकिन यही वफाकी आईनी अदालत कोई भी और एस्टैब्लिशमेंट जिसने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली तो ये फिर शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के खिलाफ भी इस्तेमाल होगी। तो इसलिए ये थोड़े से इस पर रिलेक्टेंट थे, लेकिन ऑर्डर चूंकि वहां से आया और इनको इंप्लीमेंट इसलिए करना है कि इनको एस्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन मैनेज करके जितवाया था। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि आईनी अदालत के जजेस की तकर्री कैसे होगी, इसी तरह चीफ जस्टिस की तकर्री कैसे होगी, क्योंकि अगर सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर रखा जाए तो आगे जाके इस हुकूमत के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए अपनी मर्जी के फैसले लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ तो जस्टिस मंसूर अली शाह तो चीफ जस्टिस बनेंगे, उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस बन जाएंगे और लेटर ऑन जाके जस्टिस आयशा ने भी चीफ जस्टिस बनना है। तो ये जो पूरी सीनियरिटी लिस्ट की बुनियाद पर चीफ जस्टिस जिन जिन जज साहिबान ने बनना है, ये भी एस्टैब्लिशमेंट को ये तरतीब जो है ये ज्यादा सूट नहीं करती। उसके बाद मिलिट्री कोर्स वाला मामला भी है, और अभी ये जो मुसवदे सामने आ रहे हैं इनमें से कोई भी कंप्लीट मुसवदा नहीं है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कंप्लीट हो। जो अरकान असेंबली हैं उनको मुसवदा कुछ और दिखाया जा रहा है, लेकिन जब मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा तो यह कहा जाएगा कि आपको तो मुसवदा हमने दिखा दिया था, और उस वक्त आप देखेंगे कि जल्दबाजी में इसकी मंजूरी की कोशिश की जाएगी, इसको मंजूर करवाने की, क्योंकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि इन्हीं आईनी तरामीम के पैकेज में मुबैना तौर पर यह भी शामिल हो सकता है कि तीनों मसल्लह अफवाज के सरबराहान की जो दोबारा तैनाती या उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी को जिस तरह दोबारा तैनाती करार दे दिया गया था पार्लियामेंट से कानून साजी करके, तो 3-3 साल तक उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है ये दोबारा शुरू हो सकती है जिस वक्त इनकी रिटायरमेंट की डेट आएगी। तो एक इसके ऊपर मैं पढ़ देता हूं, मैं अगर आप कहें तो मैं पढ़ भी देता हूं वो असल में है क्या। ये 46 तरमीम है राय साहब, 46वीं, जिसमें आर्टिकल 243 मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तैनातियों, दोबारा तैनातियों, एक्सटेंशन मुद्दत मुलाजमत पाक फौज के कवानीन के मुताबिक होंगी और उन्हें 2/3 अक्सरियत के बगैर तब्दील नहीं किया जा सकता। शायद किसी को लगता ही है कि उसके बाद 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो एक हरकुलियन टास्क होगा कि इसे रिवर्स किया जा सके। राय साहब, एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ड्राइविंग सीट पर बैठना। एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ की हुकूमत से क्या नाराज है जो बिलावल जरदारी इस वक्त निगोशिएशंस करते हुए नजर आए। राना सनाउल्लाह ने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही और वो इससे पहले भी कहते रहे कि मैंने अपनी जमात को कहा था कि आपके पास नंबर्स पूरे नहीं है और आप ये एडवेंचर मत करें। 2 लोगों ने जो मुज़ाकरात किए वो हुकूमती टीम का हिस्सा थे, वो मुज़ाकरात ठीक नहीं हो सके और उनकी ना तजर्बाकारी का जिक्र जो है वो किया जा रहा है। फिर इसहाक डार साहब की एंट्री होती है और फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए गए, फजलुर रहमान साहब फिर नहीं माने और फिर उसके बाद हमने देखा कि मामला कहां पर आकर खड़ा हो गया है। फजलुर रहमान साहब की जमात के अंदर कामरान मुर्तज़ा साहब से राय साहब मेरी आज बड़ी तफसील से बात हुई और मैंने उनसे भी ये सवाल किया तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया है कि हमारे से मुसवदा जो शेयर किया जा रहा है और जो दूसरी तरफ रखा गया, इनमें दोनों में फ़र्क है और मुसवदा आखिरी लम्हे तक हमारे साथ शेयर नहीं किया गया था, बल्कि हमें सिर्फ जुबानी चीज़ें जो बताई जा रही थी कि जजेस की तकर्री कैसे होगी, जजेस के हम शरई जो आईनी अदालत है वो बनाने जा रहे हैं। फिर उन्होंने एक और भी बात कही कि ये जितनी जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बातें कर रहे हैं हम कभी भी इसे तस्लीम नहीं करेंगे और फिर अगर आईनी अदालत बनती है तो पाकिस्तान में यानी हमारी जमात के अंदर, फजलुर रहमान साहब की जमात में, पूरी जमात के अंदर ये कंसेंसस पाया जाता है कि ये एक तलवार होगी। ये उनके अल्फाज हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि एक तलवार होगी, कल को किसी को भी, किसी भी जमात को ये उस अदालत से नाअहल करवा सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमारे सख्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आईनी अदालत बनाने के बाद ये नहीं हो सकता कि इस मामले को आईनी अदालत बना लेकर जाएं, तो इसमें पार्टी के अंदर काफ़ी रिजर्वेशन जो है पाई जाती हैं।
आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी जो ड्राइविंग सीट पे बैठी है, ये क्रेडिट का मामला है या ये करवा लेगी? फजलुर रहमान बिलावल की बात मानेंगे या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात के अलावा जो तहरीक इंसाफ ने आज राय साहब 2 घंटे तकरीबन सलमान अकबर राजा साहब जाकर बैठे और वहां पे उन्होंने मुलाकात की है, तो ब्रीफिंग मेरी इतलात ये हैं जो मैंने गुफ्तगू की उसके मुताबिक कि सलमान अकबर राजा साहब ने भी ब्रीफ किया है फजलुर रहमान को कि किस तरह इस आईनी तरमीम के नताइज हो सकते हैं। राय साहब, सलमान अकबर राजा जो हैं वो एक आईनी माहिर भी हैं और बहुत सारी आईनी पिटीशंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी गए। इनके चैम्बर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं बड़ी अच्छी तरह जानता भी हूं और आईनी तरमीम को जब तैयार किया, आईनी जो पिटीशंस तैयार होती हैं तो मेरी उन तक रिसाई भी काफी मतलब बहुत दफा मेरी उनसे बात भी हुई माजी के अंदर भी। तो वहां से खबर ये आ रही है कि मुकम्मल तौर पे डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई है फजलुर रहमान को कि इसके क्या नुकसानात उनकी जमात को या किसी की जमात को भी हो सकते हैं, लिहाजा इसके ऊपर कंसेंसस पाया जाता है कि हम किसी सूरत भी पीटीआई की हद तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। देखें हाशमी साहब, इस्टेब्लिशमेंट इस आईनी पैकेज पर अमल दरामद इसलिए करवाना चाहती थी और जाहिर है कि ये वफाकी हुकूमत भी चाहती थी कि कोई 2, 4, 5 सिक्के छोड़ के बाकी इस किस्म का पैकेज आ जाए जिससे इस कठपुतली हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। और इस्टेब्लिशमेंट की एक्सटेंशंस के मुतल्लिक जो आर्टिकल्स आपने पढ़ा, एक तो उसकी बड़ी वाज़ेह वजह ये थी और दूसरा ये कि चूंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को जिस किस्म की तनकीद का सामना है, ये सारी तनकीद इस वजह से हो रही है कि अवाम यानी 90% अवाम पीटीआई के साथ खड़े हैं और शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के दिए गए तासुर के जो मुताबिक इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के खिलाफ है। तो एक तासुर ये बनता है कि 90% अवाम कहीं और खड़े हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहीं और खड़ी है। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल ये ख्वाहिश होगी कि पीटीआई कलअदम हो जाए या पीटीआई का जो सियासी वजूद है ये ख़त्म हो जाए या इतना इसको महदूद कर दिया जाए कि पीटीआई की वजह से इस्टेब्लिशमेंट पर कोई तनकीद ना हो। लेकिन ये 2 साल से जो एक्सरसाइज की गई थी, 2 साल में जितने इकदाम किए गए वो इस हवाले से नाकाम रहे और पीटीआई ने ना सिर्फ इलेक्शन जीत लिया, इसकी एक शक्ल ये भी हो सकती है ना कि इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए हैं सिर्फ 18 के लिए, उसमें पीटीआई के इलेक्शन को अब ना माने और उनके ऊपर पाबंदी लगवा दी जाए या ख़त्म कर दिया जाए और फिर उसके बाद जब ये मामला आईनी अदालत में उस वक्त तक बन चुकी होंगी, पीटीआई लेकर जाए तो उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है? आईनी अदालत के क़याम का एक मकसद, यानी जो सबसे बड़ा मकसद है वो तो यही है, क्योंकि इससे पहले अगर इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाता भी है तो फाइनल उस पाबंदी को इंडोर्स करने का, उसको बरकरार रखने का जो अख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास था। लेकिन अब अगर ये वफाकी आईनी अदालत बन गई और ये पूरा आईनी पैकेज एज इट इज़ मंजूर हो गया, जिसके मुतल्लिक अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये अक्टूबर में पेश हो, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं ये जा रहे हैं यूएनजीए को एड्रेस करने के लिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस करने के लिए, और पहले ही पूरे अमरीकी मीडिया में और अमरीकी अवाम में और जो वहाँ डेलीगेट्स आएंगे उनमें ये तासुर होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मुलजिम जो हैं वो एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन के आ रहे हैं और यहाँ आके शफाफियत के मुतल्लिक जो है लोगों को भाषण देंगे। लेकिन बहरहाल अगर ये पैकेज एज इट इज़ मंजूर हो गया तो इसका जो प्राइमरी गोल होगा उसमें ये भी होगा कि तहरीक इंसाफ पर इसी आईनी अदालत के ज़रिए पाबंदी लगवाई जाए, क्योंकि इसके जजेस का तकर्रुर जो है इसका अख्तियार भी अमली तौर पर शहबाज शरीफ को ही दिया गया। और शहबाज शरीफ क्या अपने तौर पर जजेस की तकर्री कर सकते हैं? यानी मौजूदा सूरत में जब उनकी कुल मिलाकर 2 नशिस्तें हैं, अगर पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता और फॉर्म 45 के मुताबिक 17 नशिस्तें हैं कुल मिला के, तो जाहिर है कि वो सारे जजेस की तकर्री भी इस्टेब्लिशमेंट करेगी। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल, यानी जो 7 जज साहिबान होंगे सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है ये एक अदालत आ जाएगी। इसलिए बिलावल जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान साहब और जितनी भी इस वक्त बाकी जमातें हैं, जैसे जैसे ये मुसद्दे सामने आए हैं उसके बाद इन पर जब तनकीद हुई है आलमी मीडिया की जानिब से भी, अवाम की जानिब से भी, वकला की जानिब से भी, तो अब ये पीछे हट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें जो मुसद्दा दिखाया गया था वो कुछ और था, लेकिन इसके अंदर तो बड़े खतरनाक आर्टिकल्स हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और कैच भी है
ये कैच मुख्तसरन हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है, और इसके मुतल्लिक एक खबर भी लॉन्च करवाई गई है, इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि ये नंबर पूरे कर सकते थे, ये नंबर पूरे करवा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के अंदर किसी ना किसी लेवल पर, यानी कि निचले लेवल पर ये इजाजत दी गई या उनको ये ऑथोराइज किया गया कि ये कंसेंसस फौरी तौर पर ना बन पाए, ताकि इस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ा हम बताएं कि आपकी जो हम खिदमत करने लगे थे, इस खिदमत को करने के बदले में आप हमें मजीद क्या कुछ दे सकें। और जो राना सनाउल्लाह ने तनकीद की है वजीर दाखिला पर कि उनका कोई तजर्बा नहीं था, वो वजीर दाखिला के मुतल्लिक ये जो तनकीद कर रहे हैं कि उनका कोई तजर्बा नहीं था, तो वजीर दाखिला उनसे ज्यादा समझदार हैं। वो सबको पता है, फैसल वाउडा ने जो कहा कि ये एक नायल और नकम्मी हुकूमत है जो एक आईनी तरमीम नहीं कर सके, तो हमारी इतलात ये है कि GHQ को ये फीडबैक गया है कि ये आईनी तरमीम के लिए नंबर जो पूरे नहीं हो सके, ये असल में ये नून लीग, पीपल्स पार्टी की मिली भगत थी, और फजलुर रहमान साहब को राम करने के लिए कुछ ज्यादा जोर भी नहीं लगाया गया। अच्छा, इसका ना एक और एंगल भी रहा है सर, क्योंकि हम सिर्फ इस तरह सोच रहे हैं, यानी हम नून लीग के, और जो इस वक्त हमारे सामने पिक्चर है, काजी साहब को सामने रख के सोचते हैं कि काजी साहब अगर आएंगे तो ऑब्वियसली वो एक जमात को, और PTA से चूंकि उनकी हमेशा से लड़ाई रही, तो इसलिए ये एक तरह से दलील है कि वो कभी भी नून लीग के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। राय साहब यही बात है, लेकिन राय साहब इन्होंने कुर्सियों से उतरना तो है ना, क्या कल को ये तो नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है ना कि यही अदालत जो फैसले दे वो नून लीग के खिलाफ भी आ जाए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी आ जाए, तो उस तनाजुर में भी तो नून लीग कहीं ना कहीं ये सोच रही होगी कि कल को अगर ये अदालतें जिनको हम बनाने तो जा रहे हैं, और अगर ये इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में बिल्कुल आ गई, तो फिर हमारे साथ क्या होगा। यानी ये 63A वाला मामला इतना खतरनाक है राय साहब, आप उसको नाअहल करने जा रहे हैं नई तरमीम के तहत, लेकिन उसके वोट को तसव्वुर किया जाएगा, यानी उसकी जो सियासी शहादत है, सियासी मौत है, उससे पहले उसे कबूलियत गर्दाना जाएगा, और उसके बाद उसको कहा जाएगा कि आज के बाद तुम शहीद हो गए। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम आपको लगता है, जो आपने एक एग्जांपल रखी है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग थी कि उनको हम बताएं कि ये सब कुछ जो खिदमात हम कर रहे हैं तो इतनी आसानी से नहीं होगा, अभी भी आपको इश्क इम्तिहान और भी जो अबूर करने हैं और पार करने, और आप जब तक पास नहीं करेंगे ये मामला नहीं होंगे। लेकिन राय साहब, जो सबसे बड़ा कंसर्न है, एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में अदालतें चली जाएंगी, और अदालतों के फैसले जो हैं वो कुछ लोग कंट्रोल करेंगे। नून लीग भी तो सोच रही होगी कि हमें ये नहीं करना, बेशक हमें हुकूमत तोहफे में मिली और हमारे ऊपर प्रेशर है करवाए, हम उन्हें इनकार भी नहीं कर सकते, और इनकार का तरीका यही है कि फजलुर रहमान और बाकी लोगों और इसको मुसद्दे को लीक करके एक पिक्चर क्रिएट की जाए कि जनाब नंबर्स पूरे नहीं थे। देखें, इसी मामले पर एक दिलचस्प खबर लॉन्च करवाई गई है, और इस खबर में ये कहा गया कि नवाज शरीफ को जो आईनी तरमीम का मुसद्दा दिखाया गया था वो कुछ और था। नवाज शरीफ उस आईनी तरमीम के मुसद्दे को देखकर इस्लामाबाद आए और वो कौमी असम्बली में वोट देना चाहते थे, लेकिन जब उनको असल मुसद्दे के मुतल्लिक पता चला तो उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और वापस वो लाहौर रवाना हो गए। इस तरह की खबरें अब नून लीग जो है ये लॉन्च करवा रही है, ताकि ये तासुर दिया जा सके कि ये जो इतना बड़ा गैर आईनी इकदाम हो रहा था, अब चूंकि ये आईनी तरमीम पहले मरहले में मंजूर नहीं हुई, तो इस पर नवाज शरीफ के भी कंसर्न थे। हालांकि नवाज शरीफ, शरीफ खानदान और नून लीग ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलके GHQ को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमने तो आपकी खातिर बड़ी कोशिश की, हमारे पास तो नंबर पूरे थे, इसी वजह से हमने हंगामी तौर पर इतवार के दिन जो है ये कौमी असम्बली का इजलास बुलाया। लेकिन क्या करें, आगे जाके फजलुर रहमान जो है वो नहीं माने, यानी सारा मलबा फजलुर रहमान पर डाल रहे हैं, और फजलुर रहमान साहब के जो करीबी साथी हैं वो निजी महफिलों में ये कह रहे हैं कि कोई इतनी बड़ी एफर्ट भी नहीं हुई कि फजलुर रहमान साहब को इस तरह से मनाया जाए, और वो जेर लब मुस्कुराते हैं, जेर लब मुस्कुराते हैं। नून लीग के लोग भी जेर लब मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि ये हामिद मीर साहब ने भी इसके मुतल्लिक इंकशाफ किया कि एक फ़ोन आया है फजलुर रहमान साहब को, और ये फ़ोन उसी जगह से आया है जहाँ से फ़ोन आया करते हैं, और उनका ख्याल था कि फजलुर रहमान साहब एक फ़ोन पर ढेर हो जाएंगे, और वो ढेर हो जाते अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की खामोश सपोर्ट उनको ना मिलती
और पीपल्स पार्टी और नून लीग उनको पसे पर्दा ये ना कहती वो किसी कि फिलहाल- मुल्क का कह रहे हैं कि बाहर किसी मुल्क से जी, फोन आया रहा है, सब दो जी, चीजें। एक बाहर से फोन भी आया और एक यहाँ पे जो ताकतवरों के फोन आते हैं उसके मुतालिक भी उन्होंने बात की, और फिर 3 सेनेटर अच्छा, के आईनी मुतालिक भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आता हूं उस नुक्ते की तरफ भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्लेम ये किया जा रहा है कि दिसंबर में तक रजामंदी का इजहार कर दिया गया कि आप आईनी तरमीम के पैकेज को दिसंबर के बाद ले जाएं। राय साहब, एक तो ये खबर है, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर तो खैर बैरिस्टर गौहर ने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि कोई शक नहीं 26 अक्टूबर को 2024 को अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, ये बिलावल जरदारी ने बात कही है। अब ये किस अदालत के होंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इन तरमीम जो प्रपोज की जा रही हैं उनमें लिखा जाएगा, जैसा चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान लिखा जाता है राय साहब, इसी तरह चीफ जज सुप्रीम कोर्ट लिखा जाएगा, बल्कि और उसका आईनी अदालत से मतलब डिफरेंट डेजिग्नेशन होगा। एक तो ये बात हो गई, और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक मीडिया में ज़ेरे गर्दिश जो ड्राफ्ट है वो असली नहीं है, और आईनी तरमीम ज़रूर होगी। पीटीआई ने भी दिसंबर तक वक्त मांगा। ये जो ख्वाजा आसिफ है सियालकोट से, उन्होंने ये बयान जारी किया और वो बज़िद हैं कि पीटीआई वाले इस वक्त ऑन बोर्ड हैं। अच्छा, पीटीआई वाले किस हद तक ऑन बोर्ड हैं राय साहब? वो इस हद तक ज़रूर ऑन बोर्ड हैं कि आईनी पैकेज में हमारी दरख्वास्त जो है उसे भी रखा जाए, लेकिन हम किसी सूरत भी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से और इस मुल्क में जो अदलिया की आज़ादी है इसके खिलाफ किसी भी तरमीम का साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राय साहब जलसा करने जा रही है। इमरान खान का पैगाम आया और इमरान खान ने एक बड़ी अहम बात कही है कि तमाम तरमीम मुझे अंदर रखने के लिए की जा रही हैं, और अगर उनकी बात को अगर आप एनालाइज करें तो पता ये चलता है कि एक मिलिट्री कोर्ट्स उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इमरान खान के ऊपर पड़ेगा। अगर ये केस उनका वहां चला गया, हुकूमत ने बनाकर भेज दिया, फिर उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। फिर इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने वाला मामला है वो भी आईनी अदालत में चला गया, तो फिर उसके ऊपर भी मजीद कोई कुछ नहीं कर सकेगा और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस अदालत को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से लोग ये समझते हैं कि महवर मरकज इमरान खान अपने आप को बनाते हैं। राय साहब, ये जो इरफान सदीकी साहब ने 13 सितंबर की रात को 9 मई का प्रिंट एडिशन करार दिया, इस मुल्क के अंदर मैं चाहूंगा कि इस पे भी कमेंट करें कि इस मुल्क के अंदर वो कौन सा एडिशन था जब बाऊजी नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठकर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के हवाले से बात करते हैं, और वो कौन सा एडिशन था जब लंदन से ही जिसे जारी करवाया गया जनरल फैज के हवाले से, वो कौन सा एडिशन था जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए, वो कौन सा एडिशन था जो लंदन से बार बार जारी होता रहा, और आज इरफान सदीकी साहब ये बातें कर रहे हैं। लेकिन जो अहम नुक्ता है ना इमरान खान का कि ये तमाम तरमीम हमें अंदर रखने के लिए हमारे खिलाफ जो है करवाई जा रही हैं, ताकि हम अपनी सियासत जो अवामी सियासत है, जो पॉपुलर हुकूमत है या पॉपुलर पॉलिटिक्स है, उसे दूर रखा जाए। राय साहब देखें, ये इरफान सिद्दीकी के मुतल्लिक एक दिलचस्प नुक्ता ये है कि ये कह तो रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो ताज़ा तरीन ट्विटर पैगाम था, ये पैगाम 9 मई के वाक़यात का एक प्रिंट एडिशन था। उसके बाद ये इस तरह से भी जहर उगल रहे हैं कि इसका एक एक लफ्ज़ जो है, और इस एक एक लफ्ज़ से आग के शोले लपक रहे हैं। इस पैगाम में एक मरतबा फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को निशाना बनाया गया, और एक मरतबा फिर हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की वर्क गर्दानी की गई, और फिर यह भी उन्होंने कहा कि याह्या खान और मुजीबुर रहमान की यादें ताज़ा की गई। अब जो दिलचस्प नुक्ता मैं अपने व्यूअर्स के सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि जो नवाज शरीफ तकरीरें करते रहे, ये इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर उनके तकरीर नवीस हैं। ये नवाज शरीफ की तकरीरें लिखते थे, इसी वजह से इनको नवाजा गया। ये इससे पहले जो कॉलम्स लिखते थे उसमें भी ये शरीफ ख़ानदान की आप कह लें कि खुशामदें करते थे, या उनके ऐसे ऐसे मेरिट्स बयान करते थे जो कि कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन उसके बाद इन्होंने नवाज शरीफ की तकरीरें लिखना शुरू की, और जिस तकरीर का आपने जिक्र किया कि जिसमें इन्होंने यानी नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ जनरल बाजवा उस वक्त सिटिंग आर्मी चीफ थे, तो ये वीडियो एविडेंस मौजूद है। उसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा तुम गद्दार हो, सिटिंग आर्मी चीफ को कहा गद्दार हो। फिर ये कहा कि जनरल बाजवा मैं तुम पर गद्दारी का मुकदमा चलाऊंगा।
जनाब बाजवा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। आर्टिकल 6 लगाऊंगा और तुम्हें जेल भेजूंगा, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। अब एक सिटिंग आर्मी चीफ को वीडियो एविडेंस मौजूद हो जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 तो होता ही गद्दारी का मुकदमा है, तो इमरान खान साहब वो वीडियो एडिशन था ना। हाँ, वो वीडियो एडिशन था। अगर खान साहब का प्रिंट एडिशन था तो इनका वीडियो एडिशन है। हाँ, और खान साहब ने तो ये कभी भी बात नहीं की, गद्दारी का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, खान साहब ने आर्टिकल 6 का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खान साहब तो कई मरतबा ये कह चुके हैं कि मेरा इंतकाम लेने का मॉडल नहीं है, मेरा मॉडल फतह मक्का का मॉडल है कि अगर हम इक़्तिदार में आगे, हमारा लूटा हुआ मैंडेट वापस कर दिया गया या नए इलेक्शन में, तो मैंने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। मैंने इंतकाम लेके को ये नहीं करना कि मैं अब इंतकाम लेने में अपनी सारी तवानाइयां सर्व कर दूं। मेरी तवानाइयों का जो मैवर होगा वो ये होगा कि मईशत कैसे आगे बढ़े और आवाम की फलाह के लिए कैसे काम किया जाए। तो एक तो इरफान सिद्दीकी साहब अपनी लिखी हुई तकरीरें अपनी किसी ड्रॉर से निकाल लें तो उनको पता चल जाएगा कि जनाब बाजवा के मुतल्लिक वो क्या कुछ लिख के देते रहे हैं, और इसी तरह उस वक्त के जो DGISI हैं उनके मुतल्लिक भी। अब जो बिलावल जरदारी कह रहे हैं कि मैं ये देख रहा हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे, इसी किस्म के स्टेटमेंट्स अब हमने नून लीग के भी कुछ जो रहनुमा उनसे भी सुने हैं। तो इसका मतलब यह है कि जितनी बड़ी तनकीद हुई है और जिस तरह अवामी सतह पर और वकला रहनुमाओं की जानिब से, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के कुछ रहनुमा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर दी, 104 वकला ने तो एक ही हल्ले में उन्होंने सिग्नेचर कर दिए पहले ही दिन कि हम इस वफाकी आईनी अदालत को नहीं मानेंगे। तो इस सिचुएशन में इनको थोड़ा सा हौसला मिल गया है, ये बिलावल जरदारी को, नून लीग को, कि चले हम इस्टेब्लिशमेंट को कहें कि सरकार ठीक है, इलेक्शन तो आपने में जितवाया है, मज़ारे तो हम आपके बने हुए हैं, लेकिन ये काम हमारे लिए इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, तो हमें थोड़ा टाइम दें। और ये टाइम जितना इस्टेब्लिशमेंट इनको देगी उसमें ये इस्टेब्लिशमेंट से मजीद फेवर लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फजलुर रहमान साहब फौरी तौर पर इसलिए नहीं मान रहे कि उनको पता है कि इस आईनी तरमीम के पैकेज के लिए जितनी डेस्परेशन है उसके बदले में वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वो ये कहें कि इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटा के मेरे JUI के किसी रुकन को आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें, 1 मिनट के अंदर दस्तखत हो जाएंगे। क्योंकि खबर ये भी आई है कि फजलुर रहमान साहब को ये कहा गया है कि बलूचिस्तान में, जहाँ पहली एक कठपुतली वज़ीर आला को लॉन्च किया गया है, कि हम आपको बलूचिस्तान की वजारत आला देते हैं, आपके बेटे को बलूचिस्तान से MPA मुंतखब करवा देते हैं और उसके बाद आपके बेटे को वज़ीर आला बना देते हैं। फिर पीपल्स पार्टी ने ये कहा, उसको कहते हैं पंजाबी में गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, पीपल्स पार्टी ने कहा कि अच्छा आपके बेटे को हम सेनेटर बनवा देते हैं सिंध से। हालांकि फैसल वाउडा को जब पीपल्स पार्टी के खाते में सेनेटर बनवाया गया तो पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा जो निजी ब्रीफिंग्स हैं उनमें कहते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट पर बड़ी, पंजाबी में कहते हैं बड़ी कोड़ है कि हमारी एक सीट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे को चली गई है, इसमें हमने पीपल्स पार्टी के सेनेटर को अकोमोडेट करना था। मंजूर वसान साहब से पूछा गया सवाल तो उन्होंने काफी अच्छा, मैं ना एक चीज क्योंकि टाइम कम है, खान साहब ने जो जलसे के हवाले से राय साहब जो बात की है ना, इस्टेब्लिशमेंट ये अब इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे रही है पीपल्स पार्टी के, देखिए हम तो फजलुर रहमान को राम करने के लिए एक सेनेट की नशिस्त और कुर्बान करने के लिए आप पर तैयार हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि ये सारी मिली भगत है। इसीलिए अब इस्टेब्लिशमेंट कभी फैसल वाउडा के जरिए और कभी अंसार अब्बासी साहब की खबरों के जरिए इस हुकूमत को सख्त पैगाम भिजवा रही है। ये जो पाकिस्तान व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि तहरीक इंसाफ 21 का जलसा करने जा रही है, खान साहब की हिदायत है और तहरीक इंसाफ वाले पीछे नहीं हटेंगे। जो कमेटीज बनाई गई हैं KP से 20,000 का काफिला ये तैयारी की जा रही है और जो आज ब्रीफिंग दी गई उसमें इन कमेटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मुख्तलिफ अजला से लोगों को इकट्ठा किया जाए और लाहौर की तरफ मार्च होगा, सवाबी के मकाम पर ये इकट्ठे होंगे और उसके बाद अली मीन गंडापुर की क़यादत में लाहौर की तरफ मार्च होगा। लेकिन लाहौर से जो खबरें आ रही हैं DC साहब मान नहीं रहे, अदालत में जाना पड़ेगा और अगर अदालत से पहले NOC नहीं मिलता और अदालत कुछ नहीं करती, जैसे कि हमने पहले भी देखा, तो फिर दमादम मस्त कलंदर की आवाज़ आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कि कम से कम हम कोशिश ज़रूर करेंगे और इन लोगों को बेनकाब जो है वो किया जाएगा। व्यूअर्स, ये आज की नशिस्त थी हमारी, आप कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।